ग्रेट वॉइस ऑफ पीपल में आपका स्वागत है सभी दर्शकों का। आज हम आपको एक हस्ती से मिला रहे हैं, प्रमोद गौरी जी, जो कि पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान के रहे हैं। वह बोर्ड एवं तत्व शिक्षा जो है उसके राज्य संसाधन केंद्र के हरियाणा के निदेशक भी ये रहे हैं और पिछले 30 वर्षों से ये समाज और विज्ञान के ऊपर कई पत्रिकाओं में इनका लेखन रहा है और समाज को जो है वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ावा देने के लिए इनका काम लगातार रहा है। तो स्वागत करते हैं प्रमोद जी। तो मेरा सवाल ये है कि हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति जो है जिसके आप अध्यक्ष हैं, तो इसकी जरूरत आपको क्या महसूस हुई? देखिए, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति 1995 में बनी थी और उससे पहले हरियाणा में साक्षरता अभियानों का एक दौर चला, जिसमें गांव-गांव जाकर निरक्षर लोगों को साक्षर करने का काम था। तो जब साक्षरता अभियान चले तो उसमें खास करके महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और इसके साथ-साथ युवाओं ने वॉलंटरी काम किया और जो समाज के जो वंचित तबके हैं उनकी भागीदारी भी काफ़ी उत्साहवर्धक भागीदारी देखने को मिली। तो उसके बाद उन्होंने कुछ इस प्रकार के सवाल उठाने शुरू किए, क्योंकि साक्षरता केवल मात्र अक्षर ज्ञान से तो उनकी संतुष्टि नहीं हो सकती थी। उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए और जो सवाल थे वो बहुत ही जीवन से जुड़े हुए बहुत ही बुनियादी सवाल थे। उनकी बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? अगर महिलाओं की घर के अंदर मतलब मार पिटाई हो जाती है तो शराबबंदी का क्या मसला है? इसको कैसे लागू किया जा सकता है? या आप ये कहिए कि हर महिला को, हर पुरुष को या हर बच्चे को ठीक से स्वास्थ्य की सेवाएँ क्यों नहीं मिल पा रही हैं? इस प्रकार के जो सवाल थे वो असल में व्यवस्था मूलक सवाल हैं। वो तो व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, लेकिन वो ज़िंदगी के असल सवाल वही हैं। तो हमने ऐसा महसूस किया कि साक्षरता अभियान तो एक हिस्सा है, दरअसल तो लोगों को इससे ज़्यादा व्यापक एक प्रकार की ज़रूरत है, जिसको संबोधित करने के लिए हमें कोई स्वयंसेवी संगठन बनाना चाहिए। और हमारा विचार ये आया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो एक इस प्रकार का रास्ता है जिससे लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे, क्योंकि कोई एक संस्था, स्वयंसेवी संस्था पूरी समाज की समस्याओं का हल तो नहीं कर सकती है, लेकिन लोगों के साथ वो संवाद स्थापित करके एक इस प्रकार की प्रक्रिया चला सकती है जिससे लोग असल में महसूस करें कि ये समस्याएं हैं क्यों, इसके पीछे के कारण क्या हैं। अगर लोगों को, आम जन को कारण समझ में आते हैं, व्यवस्था मूलक कारण हैं, हम लोग तो एक तरह से समझते हैं इस बात को, लेकिन आम जन जो है वो भी इसको समझे। तो इसलिए हमने हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का गठन किया और इसका एक लक्ष्य उद्देश्य रखा कि एक समता मूलक समाज बनाया जाए, एक नागरिक समाज बनाया जाए जिसके अंदर वैज्ञानिक चेतना हो। और वैज्ञानिक चेतना अगर किसी समाज के अंदर होती है तभी वो समस्याओं का जो समाधान है वो न्याय संगत ढंग से करेगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। ये हमारी सोच रही और इस कारण से हमने वैज्ञानिक मानसिकता को और सामाजिक न्याय के मुद्दे को एक तरह से केंद्र में रखते हुए हरियाणा में ज्ञान विज्ञान समिति का गठन किया। और ये एक स्वयंसेवी संस्था है। साक्षरता अभियानों में तो कुछ हिस्सा सरकार डालती थी, तो उसकी वित्तीय सहायता मिलती थी, लेकिन अब हमारे हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति पर पूरा स्वयंसेवी कार्य करते हैं और समाज से ही सहयोग लेते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा मानना ये है कि विशेष तौर पे स्कूली बच्चों से ही हमें इस काम को शुरू करना चाहिए, क्योंकि दरअसल हमारा मानना ये भी है कि विज्ञान और वैज्ञानिक मानसिकता के अंदर दरअसल कुछ अंतर है। ऐसा आमतौर पे लोगों का मानना यही हो जाता है कि ये सारी विज्ञान की बात है, लेकिन अगर बहुत बारीकी से आप समाज के संदर्भों में इनको देखेंगे तो विज्ञान तो एक प्रकार से कुछ इस तरह की एक व्यवस्थित ज्ञान है असल में, जो प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करता है, या हमारी जो शारीरिक समस्याएं होती हैं या शरीर की जो बनावट होती है, संरचना होती है, इसकी अंदरूनी प्रक्रिया होती है, शरीर के पूरे अलग अलग अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो एक एक प्रकार से मनुष्य की संरचना और साथ में प्रकृति के प्रश्न के
इस तरह से विज्ञान तो उनको व्यवस्थित ज्ञान के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करता है, लेकिन वैज्ञानिक मानसिकता दरअसल इससे आगे बढ़ के है। और वैज्ञानिक मानसिकता एक सोचने का तरीका है। और जब हम ये कह रहे हैं कि एक मनुष्य के पास भी सोचने का ऐसा तरीका होना चाहिए, ऐसा ढंग होना चाहिए कि वो पूरे समाज की सारी परिस्थितियों को समझे और परिस्थितियों के पीछे कारणों को भी समझे, तो एक व्यक्ति की बात भी हम करते हैं और पूरे समाज की बात भी हम करते हैं। तो एक ऐसा सोचने का ढंग जो वास्तव में व्यवस्थित तरीके से समस्याओं को सोचता है, उसके हल को सोचता है। अगर इस प्रकार की एक माइंड सेट, मतलब जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये मनुष्य का स्वभाव है, तो हमारे समाज का स्वभाव अगर इस प्रकार का बन जाए कि वो ऐसा सोचने लगे कि समस्याओं को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, तो हम समझते हैं कि वो समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं और हर मनुष्य को उसके हिस्से का, उसका हक मिल सकता है। इसलिए हम वैज्ञानिक मानसिकता को ज़्यादा एक तरह से मतलब उसको महत्वपूर्ण समझते हैं। और विज्ञान की पढ़ाई तो आप सब जानते हैं इस बात को कि वो स्कूलों में भी होती है, कॉलेजों में भी होती है, लेकिन उसके आगे चल के हम आम समाज के अंदर स्कूल कॉलेज को शामिल करते हुए हम समाज के हर हिस्से तक वैज्ञानिक मानसिकता को बनाना चाहते हैं। और ये एक काम बहुत विशाल और विस्तृत और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसको हमने अनुभव किया है। 30-35 साल हो गए हमें, इसके कुछ नतीजे भी आए, कुछ परिणाम भी आए, तो ये कार्य लगातार सतत हम करना चाहते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब, मतलब अब मतलब ये है हमारा कि हम जो है विज्ञान सिर्फ किताबों से ही नहीं, हम विज्ञान को, वैज्ञानिक जो टेम्परामेंट है उसको पूरा समाज तक लेके जाने का हमारा प्रयास है कि विज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रहे। और जैसे कि आपने बताया भी, इसमें डॉक्टर साहब आपने जैसे ये भी बताया कि समतामूलक समाज है, उसके निर्माण के लिए भी हम मतलब प्रयास, तो ये समतामूलक समाज से हम दर्शक क्या समझे मतलब इसमें? दरअसल हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति क्योंकि एक संगठन है, तो हम केवल मात्र बातचीत जो कर रहे हैं, संवाद जो कर रहे हैं विज्ञान के बारे में या वैज्ञानिक मानसिकता के बारे में या सामाजिक समता के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, तो ये हमारे लिए असल में केवल मात्र सैद्धांतिक प्रश्न नहीं है। हमारे लिए ये सामाजिक संदर्भों से जुड़े हुए प्रश्न हैं। और जब हम समतामूलक समाज की बात करते हैं तो अपने ही देश के अंदर समतामूलक समाज के निर्माण का या समतावादी दर्शन जो है वो आज से नहीं, वो 2500 साल पीछे जाना पड़ता है हमें। हम 2500 साल पीछे अगर चले जाएं तो महात्मा बुद्ध ने भी समानता और समतामूलक समाज का स्वप्न देखा था। और केवल वो सपना नहीं था, बल्कि उनकी एक समझ थी, और उस समझ के आधार पे वो ये बताना चाहते थे कि मनुष्य और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। तो हम अपनी जो हमारी इस प्रकार की वैज्ञानिक आधार पर सोच विचार की गई जो विरासत है, उस विरासत को भी हम कंटिन्यू करके हम ये समझते हैं कि समतामूलक समाज इसी धरती का एक आदर्श है। इसी दुनिया के अंदर समतामूलक समाज बनाया जा सकता है। और ऐसे अनेक दार्शनिक हुए हैं, अनेक सामाजिक नेता हुए हैं, या राष्ट्रीय नेता भी हुए हैं, राजनीतिज्ञ भी हुए हैं, जिन्होंने इस प्रकार की बातों को एक तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाया और उन्होंने समाज के अंदर इसका पूरा संघर्ष किया। क्योंकि ये तो हमारा मानना है ही कि समाज जो है वो समतामूलक नहीं है, समानता नहीं है। आप देख लीजिए कि गरीब और अमीर, हमारे समाज के अंदर एक विभाजन बहुत साफ दिखाई देता है, और पुरुष और महिला के अंदर एक विभाजन साफ दिखाई देता है। तो ये जो सदियों से इस प्रकार का गैर बराबरी का एक व्यवस्था समाज के अंदर कायम हो गई, जिसको हम आसानी से मानना चाहते हैं और मानते चले जाते हैं, समाज का बहुत सारा हिस्सा इसको स्वीकार कर लेता है। लेकिन ज्ञान विज्ञान समिति का ये मानना है कि असल में जन्म से ही मनुष्य जो है वो एक प्रकार से अपने अधिकार लेकर पैदा होता है, और इस दुनिया के अंदर हर मनुष्य के लिए सारे प्रकृति के साधन हैं। तो जब सारे साधन प्रकृति के हैं पूरी मानवता को एक तरह से मतलब उसके उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो फिर क्यों ना इस प्रकार की व्यवस्था लागू की जाए। दरअसल ये व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, और ऐसी व्यवस्थाएं दुनिया के अंदर बनी हैं जहां समतामूलक समाज के निर्माण की लगातार कोशिशें हुई हैं। तो हमारा मानना भी ये है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम सोचें तो ये जो भेद हमने समाज के अंदर बहुत सालों से बनाए हैं, ये भेद चाहे पुरुष स्त्री का भेद है, चाहे ये जातिगत भेद है, चाहे ये संप्रदायों के बीच में भेद है, चाहे वो अमीर और गरीब का भेद है, अनेक प्रकार के जो भेद हैं
वो दरअसल मानव रचित हैं। और प्रकृति ने इस प्रकार का कोई ना तो भेद बनाया और ना ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था जो है वो न्याय कर सकती है किसी के साथ भी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेते हुए हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति इस विचार को स्थापित करती है, समाज के अंदर आगे बढ़ाना चाहती है कि हर मनुष्य बराबर है, उसके अधिकार बराबर हैं। और फिर ये हमारा संविधान भी कह रहा है। हाँ, केवल हम महात्मा बिल्कुल। बुद्ध की बात करें तो हम 51 जो उसके है। बाद जो हाँ, यहाँ ला के छोड़ें अपनी बात को, अगर कि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें 51A(H) की जो धारा है वो तो बिल्कुल। वैज्ञानिक मानसिकता का प्रचार प्रसार करना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर जिस प्रकार के एक भारतवर्ष की जो व्यवस्था, समाज की व्यवस्था का एक पूरा का पूरा परिकल्पना की गई है, वो परिकल्पना ही ये है कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये तीनों चीज़ें हर हर नागरिक को उपलब्ध होनी चाहिए। तभी हमारा समाज जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी चलेगा और साथ ही साथ समता मूलक भी बनेगा। तो हम अपनी विरासत को एक तरह से महात्मा बुद्ध से लेके और फिर जो मतलब एक तरह से संतों की परंपरा है, सूफियों की परंपरा है, जो 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के अंदर न्याय का दर्शन, चाहे वो रैदास ने उभारा, चाहे वो कबीर ने उभारा, चाहे वो नानक हैं, दादू हैं, ये सारे संत क्या कहते थे? ये असल में यही कहते थे कि मनुष्य और मनुष्य में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कबीर साहब ने ये बात कही कि जे तू बामण बामणी का जाया, वो जातिवाद पे एक प्रहार करते हैं। और क्योंकि उस जाति व्यवस्था के अंदर जो श्रेष्ठता का भाव है कि ब्राह्मण जाति का जो मनुष्य है वो श्रेष्ठ है, तो इस श्रेष्ठता के भाव को असल में उन्होंने एक तरह से इसके ऊपर हमला किया और उन्होंने कहा कि जे तू बामण बामणी का जाया, तो आन बाट से क्यों नहीं आया, यानी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया। हर बच्चा जो है वो माँ के गर्भ से एक ही तरीके से आता है, पता है, कोई बिल्कुल। दूसरा रास्ता उसको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की एक वैचारिक क्रांति जो है वो उस दौर में भी चली और फिर 19वीं शताब्दी के अंदर भी वैचारिक क्रांति है, जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, महिलाओं की बराबरी का सवाल उठाते हैं, या ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले 1848 के अंदर जो है वो शूद्रों के लिए, उस समय शूद्र कहते थे निम्न जातियों को, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था करते हैं जिसमें लड़कियां पढ़ेंगी। तो इस प्रकार की जो एक क्रांतिकारी मतलब एक तरह से कदम उठाए गए हैं इतिहास के अंदर, वो हमारे देश में ही हुए हैं, हमारे समाज के अंदर ही हुआ है वो सब कुछ। तो हम सब चीज़ों को साथ लेकर अपने विचारों को उस विरासत के साथ जोड़ते हुए आज के संदर्भों के अंदर हम समता मूलक समाज के लिए अपना कार्य जो है वो धीरे धीरे प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया तो लक्ष्य तो हमारा बड़ा है काफी। तो इसमें हमारे लिए क्या क्या चुनौतियां हम महसूस करते हैं, और चुनौतियों के साथ साथ अगर हमारा जो समाधान हम क्या देखते हैं कि चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए। और इसके साथ ही जैसे कि हम हरियाणा में तो काम कर रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर भी हमारे को इसी की इन्हीं विचारों की जरूरत है, तो उसको फिर हम किस तरीके से कनेक्टिविटी बना पाते हैं। तो चुनौतियां और समाधान और कनेक्टिविटी, इसके बारे में थोड़ा सा। संदीप जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। असल में हमारी जो वैज्ञानिक मानसिकता को विकसित करने की कोशिश है वो हम केवल मात्र समाज के लिए नहीं कहते, वो हम अपने लिए भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर जो चैलेंज है, जो चुनौतियां खड़ी हैं, उन चुनौतियों से अगर हम पार नहीं पा सकते हैं तो फिर हम समाज को बदल नहीं सकते। तो चुनौतियां जो है वो हमारे घर और परिवार से ही शुरू होती है, क्योंकि हमारे परिवारों की जो संरचना है वो रूढ़िवाद पर भी एक तरह से बनी हुई है, वो पुराने पुरातन रीति रिवाजों के ऊपर भी बनी हुई है। आप सब इस बात को हरियाणा के समाज में आमतौर पे देख सकते हैं कि अभी तक भी हमारा समाज से 21वीं शताब्दी की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लड़का और लड़की के अंदर भी आज भी हमारे समाज के अंदर भेदभाव जो है वो हम सीधे तौर पर देखते हैं। दूसरी बात ये कि चाहे हमारी हरियाणा की सोसाइटी जो है उसने हरित क्रांति आई, फिर उसके बाद उद्योगों का भी विकास हुआ, तो एक तरह से समाज के अंदर एक हिस्से को उन्नति और तरक्की मिली है, उनके पास साधन भी आए हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखते हैं तो हरियाणा का ही समाज जो है उसके अंदर बहुत सारी गरीबी भी है। भूमिहीन लोग हैं जिनको मतलब एक तरह से दो वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता है, वो मजदूरी करते हैं तरह तरह की। तो ये समाज जो है इसके अंदर 3 करोड़ की लगभग आबादी है। तो अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो 50 लाख से भी कम की आबादी ऐसी होगी जिनको ठीक से अपना जीवन व्यतीत करने के साधन मिलते हैं। तो इतना बड़ा
एक जो भेदभाव और अंतर दिखाई देता है, ये एक प्रकार की बहुत बड़ी चुनौती है। इसी तरह से जो मतलब परंपरावादी जो दृष्टिकोण है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज पेश करती है वैज्ञानिक मानसिकता के सामने। और फिर ये जो इतना बड़ा एक प्रकार से जो जिसको हम ये कहते हैं कि आस्थाओं का जो संसार है मनुष्य का, आस्थाओं का जो संसार है मनुष्य का, वो असल में हमारा संविधान भी इस बात को साफ तौर पर कह रहा है कि आस्था या धर्म एक अपना व्यक्ति का निजी मामला है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे ही समाज के अंदर जिस प्रकार से आस्थाओं का दोहन हो रहा है, और बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की धार्मिक संस्थाएं आ गई हैं जो लोगों के अंदर किसी प्रकार की वैज्ञानिक मानसिकता की बात नहीं करती हैं, या लोगों के जो जीवन के अंदर शिक्षा की मतलब ज़रूरत है, या रोजगार की ज़रूरत है, या उन्हें एक तरह से अच्छा वातावरण जिसके अंदर सभी की सुरक्षा हो, ऐसी कोई भी बात वहाँ नहीं होती है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके पास संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी प्रकार की तार्किकता को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये एक प्रकार से वैज्ञानिक मानसिकता की यात्रा के अंदर एक प्रकार से अवरोध पैदा करते हैं। तो चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बाद दरअसल बात ये है कि हम देख रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी इन सारे के सारे संघर्षों को करके वो एक तरह से आगे तो बढ़ना चाहती है, और समाज का ये नियम भी रहा है कि समाज एक जगह पर ठहरता नहीं है, वो दरअसल अग्रगामी होता है, मतलब आगे चलती है समाज की चेतना। और आप देखेंगे कि अब बहुत सारे इस प्रकार के स्कूली और कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले नौजवान या बच्चे जो हैं वो एक तरह से तकनीक के साथ कितनी आसानी से अपना रिश्ता बनाते हैं, या वो कारण और कार्य को समझने की भी एक तरह से उनकी जिज्ञासाएं होती हैं। तो ये आने वाली पीढ़ी जो है वो दरअसल इन चीज़ों को पीछे छोड़कर एक वैज्ञानिक मानसिकता के आधार पर कार्य करेगी, इस प्रकार का हमें यकीन भी है। और हमारा जो अनुभव हुआ है 30-35 साल के अंदर, उसमें भी हमने ये पाया कि जब साक्षरता अभियान चले तब तो खैर हजारों की संख्या में लोग आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास सीमित साधन होते हुए भी हमने ये महसूस किया है कि युवाओं के साथ अगर खास करके हम बातचीत करते हैं, महिलाओं के साथ अगर बातचीत करते हैं, तो वो फौरन एक प्रकार से न्याय की बात को समझते हैं, क्योंकि वो अपना एक तरह से ऐसा स्थान चाहते हैं समाज के अंदर जिसमें उनकी भी पहचान बने, वो भी एक भूमिका लेना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो चुनौती को पार करने के लिए भी हमारे आसपास ही इस प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं असल में। तो हमारा जो समाधान की बात आपने की है संदीप जी, तो हमें लगता है कि समाधान तो करेंगे लोग मिलकर, लेकिन वो अगर वैज्ञानिक मानसिकता के आधार पर सामाजिक परिस्थितियों को समझ जाते हैं तो वो हल निकालने के लिए एक तरह से आगे बढ़कर आएंगे। और बहुत सारी पहलकदमियां अभी भी लोग लेते हैं, अगर उनको एक दिशा दे दी जाए तो इस प्रकार का समाधान जो है वो करेंगे निश्चित तौर पे। पहले भी आप देखते हैं कि मतलब जो लोग निम्न जातियों से आते थे उन्हें अगर पढ़ने की मतलब इजाज़त ही नहीं थी हमारे समाज के अंदर, जब उन्हें संविधान ने इजाज़त दी और एक तरह से उनको मौका मिला, तो आपने हम सब महसूस करते हैं कि अब वो बहुत अच्छे अच्छे जगहों के ऊपर भी चले गए। तो ये समाधान के लिए असल में लोगों को एक अवसर चाहिए होता है, और हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति जो है वो इस प्रकार के अवसरों को जुटाना चाहती है। और ये हरियाणा के अंदर तो काम कर रही है, लेकिन ये अकेली नहीं है, क्योंकि ये देश भर के अंदर एक पूरा का पूरा बड़ा नेटवर्क है जो 40 से ज़्यादा संस्थाओं के साथ मिलकर बना है। और ये 40 संस्थाएं 25 राज्यों में काम करती हैं असल में। तो 25 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ हमारा नेटवर्क है, जिसको हम ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क बोल रहे हैं। और आपका जो चैनल है इस समय वो भी पीपल्स वॉइस के तौर पे काम करना चाहता है, ग्रेट पीपल्स वॉइस की आपने बात की। तो हमारा जो ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क है ये भी असल में पीपल्स साइंस की बात करता है। तो इसका विचार केंद्रीय ये है कि लोगों के अंदर वैज्ञानिक मानसिकता के अंश तो मौजूद होते हैं। आप देखिए कि अगर एक सड़क हमने पार करनी है, एक साधारण सी बात मैं बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति सामने आने वाली कार से टकराने की नौबत नहीं लाता है, वो वैज्ञानिक मानसिकता अप्लाई करता है और उसको उसकी स्पीड का जायजा होता है और वो निकल जाएगा या नहीं, ये वैज्ञानिक मानसिकता है। इसी तरह से आप अनेक उदाहरण जो हैं वो दे सकते हैं। किसान जब बारिश आ जाती है तो उसके तुरंत बाद बीजारोपण करता है, उसे मालूम है इस बात का कि ये पानी जो है ये मिल गया है, तभी हम बीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक मानसिकता है। तो जन जन के अंदर वैज्ञानिक मानसिकता मौजूद है और ये आगे इसको पोषित करना है।
तो हमारा नेटवर्क है और उस नेटवर्क के आधार पर हम अपने हरियाणा के अंदर भी सीखते समझते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद प्रोफेसर गौरी। एक्चुअल में देखिए कि ये ज्ञान स्मृति है, इसका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है और समाधान इसका, जैसे गौरी जी ने बताया कि लोग ही जो है इसका समाधान है। और तो लोगों के अंदर जो है इस हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के जो लक्ष्य हैं वो जाने और इनके काम के बारे में लोग जाने, ये बहुत ज़रूरी है। और हम आगे भी समय समय पर ज़रूर डॉक्टर साहब से मुलाकात करते रहेंगे और जो भी होगी जानकारी वो हम देंगे। आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें सुना। शुक्रिया, शुक्रिया।